हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21 नवंबर 2020। तो जल्दी से आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और हम उसके साथ साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। आप भी करंट अफेयर जाकर हमारी वेबसाइट pendulumedu.com पर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। एंड जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम जो प्रीवियस डे की न्यूज है उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम जो आज की न्यूज है उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First is Bengaluru Tech Summit 2020 to be inaugurated by Prime Minister. So जो बेंगलुरु टेक समिट है इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कर दिया है। 19 से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा। एंड ये जो बेंगलुरु टेक समिट है 2020 का, इसकी थीम है नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट इज इंडिया एंड कजाकिस्तान रिव्यूड देयर बायलैटरल कोऑपरेशन। तो भारत और कजाकिस्तान दोनों ने ही अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को रिव्यू किया एंड साथ ही एक एमओयू भी साइन हुआ दैट वाज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग ग्रांट असिस्टेंस। तो जो भी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कजाकिस्तान में, उसमें इंडिया का जो ग्रांट असिस्टेंस होगा उसके लिए कजाकिस्तान और भारत के बीच में एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition फॉर एचआईवी प्रिवेंशन को एड्रेस किया एंड इसको जो यूएन एड्स है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके दौरान उन्होंने बताया कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं भारत के द्वारा एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि एक एक्ट पास किया गया है, जो लोग एचआईवी से पीड़ित हैं या फिर एड्स से पीड़ित हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए 2017 में एक एक्ट पास किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो एंट्री अभी एक थेरेपी है एआरटी थेरेपी जो है एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट, सो जिन लोगों ने उसको बीच में ही छोड़ दिया है उनको वापस लाने के लिए मिशन संपर्क भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉयलेट डे। हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि सैनिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है जिसमें यह है कि 2030 तक सबको सैनिटेशन और वाटर प्रोवाइड करना है, सो उसको भी अचीव करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि इज 63rd पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो जो परम सिद्धि है एआई कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर भारत का, उसकी 63rd रैंक है इन 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में। और सबसे टॉप पर कौन है? जापान का एक हमने पढ़ा था जापान का जो सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, सो इट इज ऑन द top. Next is exploration and production blocks were awarded under OLP bid round 5. OLP क्या है? Open Acreage जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है जिसमें जो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक्स अवार्ड किए जाते हैं इसमें। एंड ये प्रोसेस को काफी ट्रांसपेरेंट बनाता है। इसमें इस बार टोटल 11 ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट इज पीएम मोदी एंड जेवियर बेटल टू चेयर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट। तो पीएम मोदी और उनके जो लग्जमबर्ग काउंटर पार्ट है उन्होंने जो इंडिया और लग्जमबर्ग का जो वर्चुअल समिट है उसको चेयर किया एंड उसमें दोनों देशों ने अपने कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए बायलैटरल रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मेंस डे। दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 नवंबर क्योंकि ये जागरूकता फैलाने के लिए कि जो मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके राइट्स का हनन होता है और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एंड इस वर्ष 2020 की इसकी जो थीम है वो है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज। नेक्स्ट इज सिप्ला साइंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद मल्टी-जी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविजी। तो सिप्ला ने मल्टी-जी के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है ताकि कोविजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। कोविजी क्या है? ये बेसिकली एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है जो मल्टी-जी के द्वारा बनाई गई है, तो उसी के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। और सिप्ला जो है मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की। Next is Defense Minister inaugurated NCC's month-long nationwide Constitution Day Youth Club Activities program।
और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे की जो यूथ क्लब एक्टिविटीज प्रोग्राम है, इसको एनसीसी कैडेट्स, देन नेशनल सर्विस स्कीम के जो लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन से जो लोग हैं, ये सब मिलके इसको चलाएंगे। इसके अलावा जो ब्लड डोनेशन कैंपेन है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये पूरा मंथ लॉन्ग का जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है एनसीसी के द्वारा। कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम वाज इनॉग्रेटेड। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट यानी कि क्षमता निर्माण करना है, तो क्षमता निर्माण बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। सो यहाँ पर मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। सो दिस इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड ये ऑल इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जैसे फाइनेंशियल, टेक्निकल या फिर बिजनेस, ताकि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं एग्जिस्टिंग, उनको थोड़ा अपग्रेड किया जा सके। सो हमने यहाँ पर प्रीवियस डे की न्यूज को फटाफट से रिवाइज कर लिया है। अब हम आज की न्यूज देख लेते हैं। So first is India and NDB sign USD 500 million loan agreement for public transport system in NCR region। भारत और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में $500 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है उसको साइन किया है, ताकि NCR रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया जा सके। एंड आपको अगर याद होगा तो पहले भी एक $500 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो पहली खेप जो थी उसकी टोटली $1 मिलियन जो है वो NDB के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसमें जो 500 मिलियन का जो पहला खेप था वो पहले साइन हो चुका था एंड ये सेकेंड वाला पार्ट साइन हो चुका है। दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट विल डेवलप एन एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द NCR रीजन। तो इससे क्या होगा, ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इससे जो परिवहन प्रणाली है वो विकसित होगी दिल्ली NCR रीजन में। दिस 82 किलोमीटर लॉन्ग RRTS प्रोजेक्ट बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ, दिस विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम। तो इससे ट्रैवल टाइम जो है वो कम होगा। ये डीकंजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि ट्रैफिक एक बहुत ही मेजर इशू है जितने भी दिल्ली NCR रीजन में हम देखें, तो ये डीकंजेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ पोल्यूशन भी इससे रिड्यूस होगा। ये 82 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। NDB funds will be utilized for procuring signaling, telecommunication, train control system and automatic train protection। तो NDB फंड का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जाएगा? सिग्नलिंग के लिए किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट, देन ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसी तरह ऑटोमेटिक जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके लिए किया जाएगा। तो विभिन्न चीजों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। द NCR रीजन इज एन अर्बन एरिया। तो NCR नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें न्यू दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज आते हैं, जिसमें कुछ हरियाणा की सिटीज, उत्तर प्रदेश सिटीज, राजस्थान की कुछ सिटीज शामिल हैं। कौन कौन सी? जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, अलवर एंड भिवानी, ये सारी जो सिटीज हैं ये इंक्लूडेड है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन, ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों समूह में से एक है। एंड इट इज अ मेजर इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का ये एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो ये ब्रिक्स के द्वारा फाउंड किया गया था इन 2014 एंड देन लेटर इसका नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। एंड ये जो ब्रिक्स का बैंक है, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे KV कामत, भारत के। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिससे मिलकर ब्रिक्स बना है। ब्रिक्स का जो नाम था वो पहले ब्रिक था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। एंड इसको 2001 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया। एंड देन लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया इन 2010, विच लेटर बिकेम ब्रिक्स। तो ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज टू रेज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स कंट्रीज एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग
कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, नहीं, ये जो भी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी ये जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। करंट प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो त्रोजो, ठीक है, पहले केवी कामत थे, उनको रिप्लेस करके अभी मार्कोस प्राडो त्रोजो है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? शंघाई में है। तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इंडिया एंड डैश साइंड USD 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। भारत और डैश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। सो किसके साथ किया है भारत ने? एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। भारत सरकार ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है एंड इसको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस हैज बीन लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, हमने अभी डिस्कस किया था। तो उसी ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया फॉर द सेफ्टी ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनर। तो देखिए नाम ही है यहाँ पे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, यानी कि जो सफाई करते हैं लोग, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग करते हैं, सीवेज की क्लीनिंग करते हैं, उन लोग की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। It will ensure that no person lost their life due to entering a sewer or septic tank। जैसे हम कई बार न्यूज में सुनते हैं कि सीवरेज में, सीवर सिस्टम में जाने की वजह से, क्लीनिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉइजनस गैस रिलीज होती है, तो उस वजह से कई लोग की डेथ हो जाती है। तो इस चैलेंज का मेन पर्पज यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान को ना गंवाए जब वो सीवर टैंक में, सेप्टिक टैंक में एंटर कर रहा हो। It will promote mechanized cleaning and will fend off the hazardous cleaning of sewers and septic tanks। तो इससे क्या होगा? अब मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, इसमें मैनुअली क्लीनिंग नहीं होगी। In this challenge, the focus will be on creating awareness, infrastructure creation for mechanized cleaning and capacity building of the workforce। तो इस चुनौती में जागरूकता पैदा करने, मशीनीकृत सफाई के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और कार्यबल की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। In 2013, the government of India had enacted the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act। तो 2013 में भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए एक एक्ट पास किया था, उसकी प्रोहिबिशन के लिए और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हो पाया। आज भी हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, ठीक है, और उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हो सका, क्योंकि वो लोग का कहना है कि वो लोग को यही काम आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता, तो उनको आसानी से कोई दूसरा काम मिलता नहीं है। तो उनके लिए भी एक चैलेंज है, उनका रिहैबिलिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक चैलेंज है। एंड ये हजार्डस क्लीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया था सरकार के द्वारा। हजार्डस क्लीनिंग का मतलब है कि एक पर्सन सेप्टिक टैंक में एंटर करता है बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, ना ही प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको बिना फॉलो किए हुए जब कोई इंसान एंटर करता है सीवर टैंक में या फिर सेप्टिक टैंक में, तो उसको हजार्डस क्लीनिंग कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की हम बात करें तो 2014 में लॉन्च किया गया था। ये एक नेशन वाइड फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अर्बन एरियाज में यूनिवर्सल सैनिटेशन को प्रमोट करता है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख कार्यक्रम है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। दिस हैज प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, क्योंकि देखिए अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आता है, तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। निम्नलिखित में से किसने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड 2 बुक्स। इन बुक्स का नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर। तो जो भी बुक्स लॉन्च होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काफी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे बुक के बारे में पूछा जाता है या उसके ऑथर के बारे में पूछ लिया जाता है। सो हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 2 पुस्तक का अनावरण किया है जिसमें द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर शामिल हैं। और ये जो दोनों ही बुक्स हैं इसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की इंपॉर्टेंट स्पीचेस शामिल हैं जब उनका 3रा वर्ष चल रहा था एज अ president. The president's speeches include in these books are on various issues such as girls' education, empowerment of women, welfare of the weaker sections. तो इन पुस्तक में उनके वो भाषण शामिल हैं जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित या फिर कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित, ये सभी चीजें उसमें चर्चा की गई है। सो क्वेश्चन आपके लिए, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड 2 बुक्स, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर। दीज बुक्स आर कलेक्शन ऑफ डैश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 पुस्तक द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है। ये पुस्तक का संग्रह है। स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, इसमें राष्ट्रपति के भाषण का ही संग्रह है। नेक्स्ट इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। कौन है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक। उनको उनके लिटरेरी वर्क्स के लिए वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। एंड इससे पहले उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उनको साहित्य भारती अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी तरह से उनको साहित्य गुड गवर्नेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत गौरव सम्मान भी उनको दिया गया है। इसके अलावा नेपाल ने उनको हिमल गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है। उनकी जो बुक है उसका जर्मन वर्जन, कौन सी बुक है? जस्ट अ डिजायर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जस्ट अ डिजायर किसने लिखी है? तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई है। एंड इसका जो जर्मन वर्जन है वो एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट हैम्बर्ग के द्वारा पब्लिश किया गया है। उन्होंने 75 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और काफी सोशल एक्टिविटीज से भी वो एसोसिएटेड रहते हैं। वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की हम बात करें तो ये वात्यान यूके ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंदन में है उसके द्वारा दिया जाता है, और ये पोएट्स, राइटर्स या फिर आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन किया होता है, जिसने भी साहित्यिक योगदान दिया होता है उनको ये दिया जाता है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो या फिर कलाकार हो। प्रसून जोशी एंड जावेद अख्तर आर द अदर इंडियंस हु हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो ये अवार्ड इससे पहले प्रसून जोशी और जावेद अख्तर को भी दिया जा चुका है। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह एंड रमेश पोखरियाल निशंक। सो किसको सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट इज पीएम मोदी एंड पीएम ऑफ भूटान लोटे शेरिंग। इन दोनों ने वर्चुअली लॉन्च किया है रुपे कार्ड फेज 2 इन भूटान, एंड दोनों ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है ये। और इससे पहले जो फेज 1 था, फेज 1 जब लॉन्च किया गया था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भूटान विजिट किया था इन अगस्त 2019, एंड अभी इसका फेज 2 लॉन्च किया गया है। Bhutanese cardholders will be allowed to access RuPay network in India after launch of RuPay card phase 2. So RuPay कार्ड चरण 2 के शुभारंभ के बाद भूटानी कार्ड धारकों को भारत में RuPay नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति होगी। The phase 1 allowed Indian visitors in Bhutan to access ATMs and point of sale terminals all over the Bhutan. तो इससे फायदा क्या हुआ था? इंडियन विजिटर्स को जो भूटान में गए थे वो वहाँ के एटीएम्स को एक्सेस कर सकते थे। इसके साथ साथ जो आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे भी वो एक्सेस
कर सकते थे, पेमेंट वहां पर कर सकते थे। तो ये ईज ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करा वहां पर भूटान में। सो ये जो भूटान के लोग हैं उनको भारत में हेल्प करेगा एंड भारत के लोगों को भूटान में ये हेल्प करेगा। भूटान की हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री यानी कि जो मैंने कई बार आपको डिस्कस भी किया है, फिर से मैं बताती हूँ। लैंडलॉक कंट्री यानी जो चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है। इसकी कैपिटल थिम्पू है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लोटे शेरिंग है एंड तिब्बत जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है, सिक्किम उसके वेस्ट में लोकेटेड है, असम इसके साउथ में लोकेटेड है। ये आप इसकी लोकेशन समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये भूटान है, ओके। सो इसके नॉर्थ में तिब्बत है, ठीक है। देन सिक्किम इसके वेस्ट में लोकेटेड है, ओवर हियर। देन टू इट्स ईस्ट लाइज द वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश इसके इधर कहीं साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश, ओके। एंड इसके अलावा जो असम है इसके साउथ में लोकेटेड है इधर कहीं, ओके। सो ये अपना बॉर्डर इन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। क्वेश्चन आपके लिए, रुपे कार्ड फेज 2 वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रुपे कार्ड चरण 2 का शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कहां पे लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज भूटान। Moving forward, next is GST Bhavan has been inaugurated in Panchkula, Haryana by M. Ajit Kumar, जो कि करंट चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के, CBIC के। उनके द्वारा GST भवन को इनॉग्रेट किया गया है पंचकुला, हरियाणा में। GST भवन एट पंचकुला इज द फर्स्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ CBIC विच वॉज कंप्लीटेड इन टाइम्स ऑफ कोविड। तो कोविड के दौरान पहला ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पंचकुला में GST भवन अभी स्टैब्लिश किया गया है बाय CBIC। इन February 2020 GST भवन इन मजगांव, मुंबई वॉज इन न्यूज फॉर कैचिंग फायर। तो मुंबई के मजगांव का GST भवन फरवरी 2020 में आग पकड़ने के कारण खबरों में था। मुटोली अजित कुमार, M. अजित कुमार वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBIC इन जनवरी 2020। तो अभी जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज चेयरमैन ऑफ CBIC। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CBIC के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो वो M. अजीत कुमार है। सो क्वेश्चन फॉर यू गाइस, where has been GST भवन recently inaugurated by chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मजगांव, पुणे, चेन्नई एंड पंचकुला। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer will be option B, that is Panchkula. Next news is a loan agreement of 120 million has been signed between Government of India, Government of Meghalaya and the World Bank for the implementation of Meghalaya Integrated Transport Project MITP। मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक के बीच में 120 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे क्या होगा, मेघालय में जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने का अवसर मिलेगा। MITP प्रोजेक्ट विल इंप्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड ब्रिजेस विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो मेघालय में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव किया जाएगा, ब्रिजेस बिल्ड किए जाएंगे नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए उनको भी वहां पे भी सपोर्ट मिलेगा। दिस विल हेल्प टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सेफ रोड्स। तो ये जलवायु प्रतिरोधी और सुरक्षित सड़कों का विकसित करने में मदद करेगा। दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेघालय। तो इससे क्या होगा, मेघालय का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दिस लोन एग्रीमेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। तो ये 14 साल का यहाँ पर परिपक्वता अवधि है इस ऋण की। इट विल हेल्प इन providing connectivity to every corner of the state and by developing Meghalaya as a connecting hub for the international trade। तो इस राज्य के हर कोने से संपर्क प्रदान करने और मेघालय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक कनेक्टिंग हब के रूप में विकसित करने में ये मदद करेगा। इसके अलावा दिस विल सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव रीस्टार्ट मेघालय मिशन टू बूस्ट डेवलपमेंट इन स्टेट आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के बाद राज्य में
विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की रीस्टार्ट मेघालय मिशन का भी ये समर्थन करेगा। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंस प्रोवाइडर। ये जितने भी बड़े वित्त प्रदाता हैं उनमें से एक है, और इसका मेन एम है कि वर्ल्ड में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करना है और शेयर्ड ग्रोथ को यहाँ पे या साझा विकास को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, मैंने कई बार डिस्कस किया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में वेरियस इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। इन 2 इंस्टीट्यूशन को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, दैट इज IBRD एंड IDA। IBRD is International Bank for Reconstruction and Development and IDA is International Development Association। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है और मेंबर्स 189 कंट्रीज हैं इसकी। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं वही वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी प्रेसिडेंट होते हैं, जो करंटली डेविड मलपास हैं। So question आपके लिए, a loan agreement of 120 million has been signed between the government of India and Dash for the implementation of Meghalaya Integrated Transport Project। मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और डैश के बीच 120 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RBI, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो किसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है? So the correct answer for this will be option C, that is विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट इज रवि शंकर प्रसाद हैज रिलीज्ड माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद ने एक माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिससे पर्सनलाइज्ड स्टैम्प प्रोवाइड किए जा सकते हैं। In this initiative, any person or corporate organization can order a personalized photograph or an image of postage stamp। तो इस पहले में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट संगठन एक व्यक्तिगत तस्वीर या एक डाक टिकट की एक छवि मंगा सकता है। My stamp on Chhath Puja is available in all major post offices and philatelic bureaus across the country। तो छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट देश के सभी प्रमुख डाकघरों और फाइलेटिक ब्यूरो में उपलब्ध है। A special cover based on the theme of Chhath, a symbol of simplicity and cleanliness, was also released by the Department of Post। तो डाक विभाग के द्वारा छठ पूजा एक का प्रतीक सादगी और स्वच्छता विषय पर आधारित एक विशेष आवरण भी जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत कार्य करता है। ये पोस्ट को डिलीवर करने में, देन मनी ऑर्डर्स को रेमिट करने में, जो डिपॉजिट्स हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करता है। तो वेरियस जो यहाँ पर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, उसको ये देखरेख करता है। पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1854 इन इंडिया। तो भारत में जो डाक सेवा है वो 1 अप्रैल 1854 से शुरू हुई थी। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा इनिशिएटिव। सरकार ने निम्नलिखित में से किस विभाग ने छठ पूजा पर मेरा टिकट शुरू किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिंपल है क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बुकर प्राइज 2020 के अनाउंस कर दिया गया है एंड जो विनर है वो डुगलस स्टुअर्ट है, जो कि स्कॉटलैंड से है, स्कॉटिश है, एंड उनको उनकी डेब्यू नॉवल शगी बैन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये बुक एक लड़के के बारे में है जो 1980s के ग्लासगो में पॉवर्टी में बड़ा होता है और उसकी जो मदर है वो एडिक्शन और पॉवर्टी से जूझ रही होती है, नशे और गरीबी से जूझ रही होती है। डुगलस स्टुअर्ट इज द सेकेंड स्कॉटिश टू विन दिस अवार्ड आफ्टर जेम्स केलमैन। तो जेम्स केलमैन के बाद डगलस स्टुअर्ट जो है वो ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे स्कॉटिश बन गए हैं। जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट्स, उसमें डियान कुक, अवनी दोषी जो है ये इंडियन ओरिजिन की है, दुबई में रहती हैं ये। सो इन उम्मीद थी कि इनको ये मिलेगा बट नहीं मिल पाया उनको। देन ब्रेंडन टेलर, तिसी डांगरिन बेगा, मजा मैंगित से, ये सभी को शॉर्टलिस्ट किया गया था। In 2019, the honor was conferred jointly to Edward for the Testaments and Evaristo for Girl, Women and Other। तो आपको जब
करंट ईयर के आप बुकर प्राइज या कोई भी अवार्ड पढ़ते हैं तो एक बार जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी देख लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से भी आपसे पूछ लिया जा सके, या फिर पहली बार किसको दिया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। सो 2019 में द टेस्टामेंट्स के लिए एटवुड और गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए एवरेस्टो को सम्मान संयुक्त रूप से दिया गया था। ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये डगलस स्टुअर्ट है। बुकर प्राइज की हम बात करें तो 1969 में लॉन्च किया गया था। ये एक लिटरेरी प्राइज है जो हर साल अवार्ड किया जाता है फॉर द बेस्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। तो अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने के लिए हर साल सम्मानित ये किया जाता है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। द विनर रिसीव्स 50,000 euro and 2,500 euros given to all the shortlisted authors। तो जो विनर होता है उसको 50,000 पाउंड मिलते हैं, जबकि जो बाकी जो शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स होते हैं उनको 2,500 पाउंड मिलते हैं। बर्नीस रूबेंस was the first woman to be awarded the Booker Prize in 1970 for the elected member। तो पहली विमेन जो थी जिनको बुकर प्राइज 1970 में दिया गया था वो थी बर्नीस रूबेंस, उनको दिया गया था द इलेक्टेड मेंबर के लिए। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुकर प्राइज ऑफ 2020। 2020 के बुकर पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है। बुकर प्राइज ऑफ 2020 हैज बीन गिवन टू डगलस स्टुअर्ट। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इट इज गिवन फॉर हिज बुक शगी बेन। तो उनको उनकी किताब शगी बेन के लिए ये दिया गया है। सो which statement is correct? One only, two only, both one and two, none of the above. So very easy question. The correct answer is option C, यानी कि दोनों ही statement सही हैं। Next is International Cricket Council has postponed the Women's T20 World Cup 2020 and it will be held in 2023। इससे पहले हमने देखा था अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप है 2021 का, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब जो विमेन T20 वर्ल्ड कप है 2022 का, उसको फरवरी 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये पहले नवंबर 2022 में हेल्ड होना था, लेकिन अब ये 9 से 26 फरवरी 2023 तक होगा। दिस हैज बीन पोस्टपोन्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ बिग इवेंट्स इन 2022। तो 2022 में ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स को कम करने के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। Commonwealth Games and 50 over Women's World Cup will be organized in 2022। तो अब 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। इसके अलावा जो विमेन वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला होता है सो उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 में, और T20 जो है वर्ल्ड कप वो 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। In August 2020, 50 over Women's World Cup was postponed from 2021 to 22। तो ये जो विमेन वर्ल्ड कप था 2021 में होना था, लेकिन इसको 2022 में पोस्टपोन किया गया कोविड-19 की वजह से, और अब जो T20 वाला है उसको 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। विमेन्स T20 क्रिकेट विल ऑल्सो स्टार्ट इन 2022 बर्मिंघम्स कॉमनवेल्थ गेम्स। तो वो महिला T20 क्रिकेट भी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2020 में शुरू होगा। ICC Women's T20 World Cup 2022 will be the 8th edition of ICC Women's T20 World Cup। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप है T20 वाला विमेन का, वो वैसे 8th एडिशन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें तो एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। भारत में कौन है गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की? BCCI है, और ओवरऑल अगर हम बात करें ग्लोबली तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, दैट इज ICC। It was established in 1909 by the representatives of Australia, England and South Africa as the Imperial Cricket Conference। तो 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इट इज हेडक्वार्टर इन दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका मुख्यालय जो है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। सो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिसेंटली पोस्टपोन्ड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 टू डैश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2022 को डैश के लिए स्थगित कर दिया है। जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 एंड अप्रैल 2023। तो कब के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फरवरी 2023।
Moving forward, next is 12th counter-terrorism dialogue was virtually held between India and European Union on 19 November 2020. तो 12वीं जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य, ये वर्चुअली कंडक्ट किया गया 19 नवंबर को. The dialogue offered an opportunity to continue close cooperation and coordination on the issue of counter-terrorism. तो दोनों साइड ने, इंडिया और ईयू ने यहाँ पर इस डायलॉग के माध्यम से जो भी एक दूसरे के साथ सहयोग है, जो कोऑर्डिनेशन है काउंटर टेररिज्म के इशू पर, उसको बढ़ावा देता है. ये डायलॉग एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे इंडिया ईयू की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको और बेहतर किया जा सके. इंडिया एंड ईयू स्ट्रांगली डिसअप्रूव टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस. तो उन्होंने टेररिज्म को किसी भी रूप में या अभिव्यक्तियों को दृढ़ता से उन्होंने अस्वीकार कर दिया है. दे ऑल्सो डिसअप्रूव्ड ऑफ यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. तो उन्होंने सीमा पर आतंकवाद के लिए जो प्रॉक्सी टेररिज्म होता है, जो प्रॉक्सी आतंकवादी होते हैं, उसका उपयोग को भी अस्वीकार कर दिया है. यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. The participants of 12th counter-terrorism dialogue reviewed the threats due to UN-sanctioned terrorist entities. तो 12वीं काउंटर टेररिज्म डायलॉग के प्रतिभागियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आतंकवादी संस्थाओं के कारण खतरों की भी समीक्षा की है. The dialogue also offered a situation to discuss counter-terrorism cooperation in multilateral fora such as FATF, Global Counter-Terrorism Forum and United Nations. तो काउंटर टेररिज्म डायलॉग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम एंड यूएन जैसे बहुपक्षीय मंचों में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक स्थिति प्रस्तुत की है. तो इंडिया की यही कोशिश रहती है कि जो मल्टीलेटरल फोरम है वहां पर जो जितनी भी कंट्रीज का सहयोग लिया जा सके फॉर द कॉमन गोल कि टेररिज्म मुक्त हमें जो है वर्ल्ड को बनाना है, और या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे जो मुद्दे हैं उस पर, ठीक है. तो जो कॉमन गोल वाले, जो ये कॉमन इंटरेस्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, उसमें डिफरेंट कंट्रीज का जो सहयोग है उसको बढ़ाना. इट ऑल्सो ऑफर्ड अ सिचुएशन टू डिस्कस काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इन यूएन हाई लेवल काउंटर टेररिज्म वीक 2021 एंड रिव्यू ऑफ यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी विच इज अबाउट टू हैपन. तो इसने यूएन हाई लेवल काउंटर टेररिज्म वीक 2021 का जो मनाया जाएगा और यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी की आगामी समीक्षा में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा के लिए भी एक स्थिति प्रस्तुत की है. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म हैड ऑर्गेनाइज्ड काउंटर टेररिज्म वीक 2020 वर्चुअली इन जुलाई 2020. तो जुलाई 2020 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के द्वारा काउंटर टेररिज्म वीक 2020 ऑर्गेनाइज किया गया था. The 7th biannual review of UN Global Counter-Terrorism Strategy and Global Congress of Victims of Terrorism will take place during the High Level Counter-Terrorism Week 2021. तो अब 2021 में जो High Level Counter-Terrorism Week मनाया जाएगा उसमें जो रिव्यू किया जाएगा, जो भी UN Global Counter-Terrorism Strategy है उसको रिव्यू किया जाएगा कि कैसे जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया जा सके ग्लोबली, उसकी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की जा सके. इसके अलावा ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है, तो जो भी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है उनका जो ग्लोबल कांग्रेस है उसका भी समीक्षा की जाएगी. UN General Assembly had adopted Global Counter-Terrorism Strategy in 2006 which is reviewed biannually. तो ये जो समीक्षा है द्विवार्षिक रूप से की जाती है और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को 2006 में अडॉप्ट किया गया था. क्वेश्चन आपके लिए, 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग वाज वर्चुअली हेल्ड ऑन 19th नवंबर 2020 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. 12वीं काउंटर टेररिज्म डायलॉग वास्तव में 19 नवंबर 2020 को निम्न में से किस के बीच वर्चुअल आयोजित किया गया था? इंडिया एंड ईयू, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूके एंड इंडिया एंड फ्रांस. तो किस के बीच में ये काउंटर टेररिज्म डायलॉग हेल्ड हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया. नेक्स्ट इज 15th G20 लीडर्स समिट. दिस विल बी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द इन्विटेशन ऑफ किंग ऑफ सऊदी अरेबिया. तो क्योंकि इस वर्ष सऊदी अरेबिया जो है वो G20 समिट को चेयर कर रहा है एंड ये G20 का 15th समिट है, लीडर समिट,
जो 21 और 22 नवंबर को वर्चुअली हेल्ड होगा। इसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको इनवाइट किया गया है एंड ही विल बी अटेंडिंग दिस समिट। इस वर्ष की इसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना इसका थीम है। द समिट इज द सेकेंड G20 लीडर्स मीटिंग इन 2020। तो शिखर सम्मेलन 2020 जो है G20 नेताओं की दूसरी बैठक है। दिस विल बी हेल्ड इन रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड 2019 G20 समिट वॉज हेल्ड इन ओसाका, जापान। तो ये रियाद जो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वहां पे कंडक्ट की जा रही है एंड इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग। एंड जो G20 समिट था 2019 का, वो ओसाका जापान में आयोजित किया गया था। G20 जो है ये ग्लोबल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स दैट वाज फाउंडेड इन 1999। तो इस सरकारों और केंद्रीय बैंक के राज्यपालों के लिए एक वैश्विक मंच जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। G20 includes 19 countries and the European Union। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 देश शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है और भारत भी शामिल है। There is no permanent secretariat of G20। इसका कोई स्थायी जो है सचिवालय नहीं है। एंड 2021 में जो प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास होगी। 2020 में किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। इटली के पास 2021 में होगी और भारत को 2022 में इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल चेयर 15th G20 लीडर्स समिट ऑन 21st and 22nd नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 21 और 22 नवंबर को 15वें G20 लीडर समिट की अध्यक्षता करेगा? इटली, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। इसके बाद इटली जो है वो 2021 को चेयर करेगा एंड भारत जो है वो 2022 के समिट को चेयर करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स है एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।